सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर जो है, इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आता है दैट इज़ डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल को पढ़ते हुए दो साइंटिस्ट के नाम आते हैं, एक है रॉबर्ट हुक एंड दूसरा है एंटोनी वेन ल्यूवेनहुक। एक है रॉबर्ट हुक एंड दूसरे हैं एंटोनी वेन ल्यूवेनहुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डेड सेल को देखा था, और डेड सेल को उन्होंने कहाँ देखा था? ओक ट्री की बार्क में देखा था। ओक ट्री की छाल में उन्होंने सबसे पहले डेड सेल को देखा। इन्होंने जब डेड सेल को देखा तो इन्हें जो डेड सेल है वो कैसे दिखाई दिए? जेल की तरह दिखाई दिए। जेल, वो जेल जहाँ पर प्रिजनर्स रहते हैं। तो उन्होंने उस डेड सेल को नाम दे दिया सेल्यूले। ठीक है, उन्होंने डेड सेल्स को क्या नाम दे दिया? सेल्यूले, यानी सेल्स को नाम दिया सेल्यूले। देन दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था एंटोनी वेन ल्यूवेनहुक। एंटोनी वेन ल्यूवेनहुक ने सबसे पहले लिविंग सेल को डिस्कवर किया स्पायरोगायरा में। लिविंग सेल को कहाँ डिस्कवर किया? स्पायरोगायरा में। देन इसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो मगअप करनी है, जैसे कि रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी क्या होती है? रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना, फिजियोकेमिकल अप्रोच रखे। फिजियोकेमिकल अप्रोच से लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना, इसको हम रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी कहते हैं। देन एक साइंटिस्ट आए लिनियस पॉलिंग, जिन्होंने प्रोटीन का अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट स्ट्रक्चर दिया। प्रोटीन का अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट स्ट्रक्चर दिया लिनियस पॉलिंग ने। फिर एक साइंटिस्ट हैं जीएन रामाचंद्रन, जिन्होंने कोलेजन का हेलिकल स्ट्रक्चर दिया। जीएन रामाचंद्रन ने कोलेजन का हेलिकल स्ट्रक्चर दिया। साइज ऑर्डर की बात करें जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो सबसे पहले सबसे छोटे होते हैं राइबोसोम, जो कि 15 to 20 नैनोमीटर के होते हैं। देन वायरसेस जो 0.02 to 2 माइक्रोमीटर के होते हैं। पीपीएलओ जो कि 0.1 माइक्रोमीटर के होते हैं। देन हमारे माइकोप्लाज्मा जो कि 0.3 माइक्रोमीटर के होते हैं। बैक्टीरिया 1 to 2 माइक्रोमीटर। ह्यूमन आरबीसी 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। यूकैरियोटिक सेल 10 to 20 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, या फिर आपका 10 to 20 माइक्रोमीटर उनका साइज़ होता है। देन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि माइकोप्लाज्मा जो है हमारे स्मॉलेस्ट सेल होते हैं, सबसे छोटे सेल होते हैं। एग ऑफ द ऑस्ट्रिच जो है वो लार्जेस्ट सिंगल सेल है। एग ऑफ द ऑस्ट्रिच जो है वो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है। आरबीसी राउंड होता है और बाइकॉनकेव होता है। डब्ल्यूबीसी जो है वो अमीबॉइड स्ट्रक्चर का होता है। कॉलमनार एपिथेलियल सेल लॉन्ग होते हैं एंड नैरो होते हैं। नर्व सेल जो है वो ब्रांच्ड होते हैं एंड लॉन्ग होते हैं। ट्रैकेट जो है वो भी इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। मीजोफिल सेल राउंड एंड ओवल होते हैं। सेल का जो शेप है वो अलग अलग हो सकता है, उस डिपेंड करता है कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो सेल का शेप अलग अलग हो सकता है जो फंक्शन वो परफॉर्म कर रहे हैं उसके साथ। देन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास सिर्फ एक सेल होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं और लाइफ के एसेंशियल फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं और लाइफ के एसेंशियल फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर के बने हुए होते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके पास एक सेल से कम स्ट्रक्चर, मतलब एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। यानी कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरस, प्रियॉन, वायरॉइड, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके पास कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर हम वायरस की बात करें तो वायरस में क्या प्रेजेंट होता है हमारा? अगर ये एक वायरस है तो वायरस में प्रोटीन कोड प्रेजेंट है, आपका प्रोटीन कोड प्रेजेंट है यहाँ पर, और आपका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। लेकिन अगर हम कहें कि सिर्फ प्रोटीन कोड और जेनेटिक मटेरियल क्या एक कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकता है, तो नहीं, ये कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं कर सकता। अगर हम प्रियॉन्स की बात करें तो प्रियॉन्स में सिर्फ प्रोटीन कोड प्रेजेंट होता है। और अगर हम वायराइड की बात करें तो वायराइड क्या होते हैं? वायराइड में सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो इन्हें हम ट्रूली लिविंग नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो है इनके पास कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर ही नहीं प्रेजेंट है। उसके बाद आती है नेक्स्ट है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को दो साइंटिस्ट ने दिया था, लीडेन एंड शॉन। लीडेन जो थे वो बॉटनिस्ट थे और जर्मनी से थे। शॉन जो थे वो जूलॉजिस्ट थे और ब्रिटिश से थे। ठीक है, लीडेन ने कहा कि जितने भी प्लांट हैं वो किससे मिलकर बनते हैं? जितने भी प्लांट्स हैं वो प्लांट सेल से मिलकर के बनते हैं, और ये प्लांट सेल आगे जाकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। तो जितने भी प्लांट हैं वो प्लांट सेल से मिलकर बनते हैं, ये प्लांट सेल आगे जाकर के टिश्यू बनाते हैं। वहीं शॉन ने कहा कि जितने भी प्लांट हैं और एनिमल है वो दोनों ही सेल से मिलकर बनते हैं। लीडेन ने कहा कि जितने भी प्लांट हैं वो प्लांट सेल से मिलकर बने और यही प्लांट सेल आगे जाकर के टिश्यू बनाएंगे। शॉन ने कहा कि सिर्फ प्लांट ही नहीं, एनिमल भी सेल से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, यानी एनिमल और प्लांट दोनों का ही फॉर्मेशन सेल से हुआ है। माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन शॉन ने किया और शॉन ने बताया कि प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है उसकी आउटर बाउंड्री की तरह, वहीं एनिमल सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसकी आउटर बाउंड्री की तरह। ठीक है, तो हमको पता है कि प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है और एनिमल सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो एनिमल सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और प्लांट सेल के पास भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और प्लांट सेल के पास एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिंग स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, तो सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट होती है? प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है। देन लीडेन एंड शॉन दोनों ने मिल करके सेल थ्योरी दी, और लीडेन एंड शॉन की सेल थ्योरी क्या कहती है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल और उनके प्रोडक्ट से मिलकर बने, यानी सेल्स
ऑर्गेनिज्म को बना रहे हैं वही सेल आपस में डिवाइड हो रहे हैं और नए सेल्स बन रहे हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल और उसके प्रोडक्ट से मिलकर बने हैं। वहीं पर जो सेकेंड पॉइंट था इनकी सेल थ्योरी का वो ये था कि सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की, यानी सेल से छोटा जो है वो कुछ नहीं होता। तो फिर एक साइंटिस्ट आया जिनका नाम था रुडोल्फ विर्को। रुडोल्फ विर्को ने क्या किया, सेल थ्योरी को मॉडिफाई कर दिया। इन्होंने ऊपर के 2 पॉइंट को कहा कि ठीक है भाई, तुमने जो बात कही उसमें से ऊपर के 2 पॉइंट तो सेम है, यानी सारे ऑर्गेनिज्म सेल्स और सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बने हैं। सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ का, ये दोनों बात से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन मैं अपना एक तीसरा पॉइंट ऐड करने जा रहा हूँ यहाँ पर, जो कि सेल थ्योरी को क्या कर देगा, मॉडिफाई कर देगा और ज़्यादा स्पेसिफिक बना देगा। तो रुडोल्फ विर्को ने क्या किया, तीसरा पॉइंट ऐड किया। उन्होंने तीसरे पॉइंट में कहा ओमनिस सेल्यूलाए सेल्यूला। उन्होंने अपनी लैंग्वेज में कहा ओमनिस सेल्यूलाए सेल्यूला। इसका क्या मतलब होता है कि जितने भी सेल्स हैं, जितने भी नए सेल हैं, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बने। मतलब एक सेल है जो पहले से था, उसके डिवाइड करने से नए सेल्स बन रहे हैं। तो सेल के डिवीजन से न्यू सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी लाइन को उन्होंने क्या कह दिया, ओमनिस सेल्यूलाए सेल्यूला। ठीक है, तो ये लाइन एज इट इज़ भी पूछी जाती है एंड ये लाइन आपको याद रखनी है, साथ में इसकी मीनिंग भी याद रखनी है। देन नेक्स्ट है व्हाट इज सेल। अब सेल होता क्या है, इतनी देर से हम सेल के बारे में बात करें तो समझते हैं कि सेल होता क्या है। सेल बेसिकली 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, जेनेटिक मटेरियल, साइटोसोल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे कि हमने पीछे कहा कि वायरस प्रियॉन्स और वायराइड, ये कंप्लीट सेल, ये ट्रूली लिविंग नहीं कह सकते इनको हम, क्योंकि इनके पास कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता। तो भाई हमको पता तो होना चाहिए कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर क्या है। हम किसको देखकर कह सकते हैं कि भाई ये चीज़ एक सेल है और ये चीज़ एक सेल नहीं है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सेल को डिफाइन करना पड़ेगा। तो सेल वो होता है जिसके पास जेनेटिक मटेरियल हो, साइटोसोल हो और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, पर कभी भी सेम ऑर्गेनिज्म में दोनों ही एज अ जेनेटिक मटेरियल नहीं प्रेजेंट होगा। आई एम रिपीटिंग, सेम ऑर्गेनिज्म में दोनों ही एज अ जेनेटिक मटेरियल नहीं प्रेजेंट होगा। यानी एक सेम ऑर्गेनिज्म में डीएनए और आरएनए तो प्रेजेंट हो सकता है, पर उनमें से कोई एक ही होगा जो उसका जेनेटिक मटेरियल होगा। साइटोसोल क्या होता है, सेल से अगर हम सेल ऑर्गेनली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल को हटा दें, एक सेल को हम लें, उस सेल से हमने सेल ऑर्गेनली को बाहर निकाल दिया, उस सेल से हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बाहर निकाल दिया, उस सेल से हमने सेल वॉल को भी बाहर निकाल दिया, तो जो बचता है उसको हम साइटोसोल कहते हैं। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये तीनों चीज़ हैं तभी हम कह सकते हैं कि ये कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर है। Cytoplasm is the main arena of cellular activities in both plant and animal cell. Various chemical reaction occur in it to keep the cell in the living state. Cytoplasm जो है वो मेन एरिया होता है सेलुलर एक्टिविटी का प्लांट और एनिमल सेल में। बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं साइटोप्लाज्म में ताकि जो सेल है उसको लिविंग स्टेट में रखा जा सके। यानी मेटाबॉलिज्म कहाँ पर हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। देन नेक्स्ट चीज़ है सेल ऑर्गेनली। सेल ऑर्गेनली 3 टाइप की सेल ऑर्गेनली देखने को मिलती है सेल के अंदर। एक होती है डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली, दूसरी होती है मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनली और तीसरी होती है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली। डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली में आता है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनली में आता है राइबोसोम, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियोलस। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली में आते हैं बाकी बचे हुए सारे। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, मेम्ब्रेन लेस राइबोसोम, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियोलस और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड में बाकी बचे हुए सारे। अब प्लांट सेल है, प्लांट सेल में से अगर मैं सेल वॉल को निकाल दूँ तो जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है उसको हम क्या कहेंगे, प्रोटोप्लास्ट। प्लांट सेल है, फॉर एग्जांपल ये आपका एक प्लांट सेल है, ठीक है, इसके अगल बगल ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसके अगल बगल ये है आपकी सेल वॉल। अब मैंने इसमें से सेल वॉल को हटा दिया, ये वाली सेल वॉल को हटा दिया। अब जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है यानी ये सेल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला जो स्ट्रक्चर, इसको हम क्या कहेंगे, प्रोटोप्लास्ट। अगर मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी हटा दूँ तो जो बचेगा उसको हम क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म। अब मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी हटा दिया, उसमें जो बचा उसको हम क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, और यहाँ पर ये सेल की सेल ऑर्गेनली है और ये न्यूक्लियस है। ठीक है, सेल की सेल ऑर्गेनली है और ये न्यूक्लियस है, ये सेल ऑर्गेनली है, ये न्यूक्लियस है। अब इसमें से मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी हटा दिया तो जो बचा प्रोटोप्लाज्म। अब इसमें से मैं अगर न्यूक्लियस को हटा दूँ तो जो बचेगा वो क्या होगा, साइटोप्लाज्म। यहाँ से मैंने न्यूक्लियस को हटा दिया, जो बचा वो क्या है, साइटोप्लाज्म। मैंने न्यूक्लियस को हटा दिया तो जो बचा वो क्या है, साइटोप्लाज्म। अब यहाँ से मैंने इस सेल ऑर्गेनलीज को भी हटा दिया तो जो बचा वो क्या है, साइटोसोल। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्लांट सेल है, प्लांट सेल में से मैंने क्या किया, सबसे पहले सेल वॉल को हटाया तो जो बचा वो प्रोटोप्लास्ट। फिर मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटाया, जो बचा वो प्रोटोप्लाज्म। फिर मैंने यहाँ से न्यूक्लियस को हटाया तो जो बचा वो साइटोप्लाज्म। फिर मैंने यहाँ से सेल ऑर्गेनलीज को भी हटा दिया तो जो बचा वो क्या हो गया, साइटोसोल। यहाँ से आपको समझ आ गया होगा कि प्लांट सेल क्या होते हैं। बहुत बार एक टर्म यूज़ की जाती है प्रोटोप्लास्ट, वो क्या होता है, जब प्लांट सेल से हम सेल वॉल को हटा देते हैं तो उसे कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। फिर उसके बाद आपको प्रोटोप्लाज्म क्या होता है वो समझ आ गया कि जब हम सेल से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी हटा देते हैं जो बचता है वो होता है प्रोटोप्लाज्म। फिर अगर साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म क्या है कि अगर हम
प्रोटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस को हटा दे तो जो बचा वो साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म पता चल गया। तो अब साइटोसोल क्या है? साइटोसोल का मतलब होता है कि अगर हम साइटोप्लाज्म से सारी की सारी सेल ऑर्गेनेली को हटा दे तो जो बचता है वो क्या होता है? आपका साइटोसोल। फिर आपको 4 टाइप की मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। इम्परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है उसमें लिग्निन का डिपोजिशन होता है, लिग्निन, सुबेरिन या वैक्स का डिपोजिशन होता है। तो जो आपकी इम्परमिएबल मेम्ब्रेन है वो ना तो सॉल्वेंट को अपने से पास होने देती, ना सॉल्यूट को, यानी ना वो सॉल्वेंट को अंदर जाने देगी ना वो सॉल्यूट को। ये इम्परमिएबल मेम्ब्रेन है। यहाँ पे लिग्निन, सुबेरिन या वैक्स का डिपोजिशन है। परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है वो सॉल्वेंट को भी जाने देती है और सॉल्यूट को भी जाने देती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है वो सॉल्वेंट को तो जाने देती है लेकिन सॉल्यूट को नहीं जाने देती, सॉल्वेंट को जाने देती है, सॉल्यूट को नहीं। और सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो डिसाइड करेगी कौन सा सॉल्वेंट जाएगा या कौन सा सॉल्यूट जाएगा। सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन डिसाइड करेगी कौन सा सॉल्वेंट जाएगा या कौन सा सॉल्यूट जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम पेरेंट्स का एग्जांपल लेकर के इस चीज़ को समझ सकते हैं। कुछ पेरेंट्स इम्परमिएबल होते हैं जो बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट होते हैं, बिल्कुल ही बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने देते। कुछ पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा फ्रैंक होते हैं कि वो अपने बच्चों को हमेशा ही घर से बाहर जाने देते हैं, रात को भी दिन में भी, ठीक है। कुछ पेरेंट्स सेमी परमिएबल होते हैं, यानी वो अपने लड़के को तो बाहर जाने देते हैं बट बेटियों को नहीं जाने देते। यू नो, टिपिकल मेंटालिटी, टिपिकल इंडियन मेंटालिटी होती है उनकी कि ठीक है बेटा तो घर के बाहर जा सकता है बट बेटी नहीं जा सकती। एंड कुछ पेरेंट्स जो होते हैं वो सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। वो क्या करते हैं? वो डिसाइड करते हैं कि बेटा भी बाहर जाएगा, बेटी भी जाएगी, लेकिन कौन से टाइम पर जाना है, कितनी स्ट्रिक्टनेस रखनी है और कितने टाइम घर वापस आना है, ठीक है, कब जाना है, कब वापस आना है, ये सब चीज़ें डिसाइड करने वाले पेरेंट्स होते हैं सिलेक्टिव परमिएबल पेरेंट्स। तो सबसे बेस्ट पेरेंट्स कौन से होते हैं? सिलेक्टिवली परमिएबल। कोई भेदभाव, कोई पार्शियलिटी नहीं कर रहे हैं, लेकिन डिसाइड कर रहे हैं कि कब, कितने टाइम तक के लिए बाहर जाने देना है और कितने टाइम तक के लिए, कितने टाइम उन्हें वापस आना है। तो वो जो ऐसे पेरेंट्स होते हैं वो होते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। उसके बाद सेल 2 टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव या फॉल्स एंड कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव या फॉल्स, यू का मतलब होता है न्यू या ट्रू। तो प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होते हैं जिनके पास फॉल्स न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है या प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल वो सेल होते हैं जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो फॉल्स न्यूक्लियस क्या होता है? फॉल्स न्यूक्लियस का मतलब होता है जैसे कि ये है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस के अंदर है आपका डीएनए यानी जेनेटिक मटेरियल और उसके अगल बगल है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियस। डीएनए एनवेलप्ड विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड न्यूक्लियस। अब उस न्यूक्लियस से मैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हटा दूँ तो जो स्ट्रक्चर बचा उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियस से अगर मैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हटा दूँ तो जो स्ट्रक्चर बचा उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। और ये न्यूक्लियोइड जो है वो ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, फॉल्स न्यूक्लियस है। तो ये किस में प्रेजेंट होगा? प्रोकैरियोटिक सेल में। और जो हमारा ट्रू न्यूक्लियस है वो किस में प्रेजेंट होगा? यूकैरियोटिक सेल में। अगर वैसे ही वायरस जो है, मैंने बताया वायरस में जेनेटिक मटेरियल और वायरल कोट होता है, प्रोटीन कोट। अगर मैं वायरस से वायरल मेम्ब्रेन को हटा दूँ तो जो बचता है वो होता है वायरॉइड। वायरस से वायरल मेम्ब्रेन को हटा दूँ तो जो बचता है वो होता है वायरॉइड, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा राइबोसोम के बारे में बेसिक सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद राइबोसोम के बारे में जो डिटेल में पढ़ना है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो राइबोसोम 2 टाइप के होते हैं, 70S एंड 80S। ये 70S और 80S में जो ये S है वो क्या है? ये है स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग यूनिट क्या होती है? स्वेडबर्ग यूनिट एक तरीके की मेजरमेंट होती है फॉलिंग स्पीड की। फॉलिंग यानी राइबोसोम को अगर हम छोड़ दें, ड्रॉप कर दें, तो वो किस स्पीड से फॉल करेंगे उसको हम स्वेडबर्ग यूनिट के टर्म में मेजर करते हैं। स्वेडबर्ग यूनिट सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होती है। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, स्वेडबर्ग यूनिट के बारे में और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें तो डायरेक्ट मेजर ऑफ सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या फॉलिंग स्पीड। स्वेडबर्ग यूनिट जो है वो डायरेक्ट मेजर होती है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या फिर फॉलिंग स्पीड का, और इनडायरेक्ट मेजर होती है साइज और डेंसिटी का। इनडायरेक्ट मेजर होती है साइज और डेंसिटी का। दोनों ही प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम हैव सेम डिजाइन एंड सेम फंक्शन बट डिफरेंट सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट और फॉलिंग स्पीड एंड साइज एंड डेंसिटी। तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम दोनों का ही सेम डिजाइन होता है, सेम फंक्शन होता है। यानी प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की बात करें या यूकैरियोटिक राइबोसोम की बात करें, दोनों का ही डिजाइन सेम होता है, फंक्शन सेम होता है, लेकिन दोनों सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या फॉलिंग स्पीड या साइज और डेंसिटी अलग अलग होती है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक राइबोसोम में स्ट्रक्चरल कोई डिफरेंस नहीं होता, फंक्शनल कोई डिफरेंस नहीं होता, डिजाइन वाइज कोई डिफरेंस नहीं होता। डिफरेंस किस में होता है? उनके सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट में। Then this is the basic transport material transporting system which is present in cell. So this is nucleus, या जिसे हम कंट्रोलिंग सेंटर भी कहते हैं सेल का, और न्यूक्लियस को चारों तरफ से कवर कर रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन उसके बाद है, उसी के पास प्रेजेंट है गोल्गी बॉडी एंड देन उसके पास प्रेजेंट है वेसिकल, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो कंट्रोलिंग सेंटर है सेल का वो क्या करेगा? वो यहाँ पर से प्रोटीन या फिर जो आपका
mRNA है वो बनाएगा कहाँ पर, न्यूक्लियस जो है वो मटेरियल भेजेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और वहाँ पर प्रिपरेशन होगी प्रोटीन या mRNA या किसी भी टाइप की RNA की। तो किसी भी टाइप का जो प्रिपरेशन का काम है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। फिर वो जो सब्सटेंस है वो गोल्जी बॉडी में भेजा जाता है, जहाँ पर PMT होता है, गोल्जी बॉडी में PMT होता है, यानी पैकिंग, मॉडिफिकेशन, टैगिंग एंड ट्रांसपोर्ट। इस सब्सटेंस की पैकिंग होगी, मॉडिफिकेशन होगा, अगर कुछ मॉडिफिकेशन करना है उसको टैगिंग किया जाएगा, और उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए वेसिकल्स में पैक करके गोल्जी बॉडी से क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। और फिर ये वेसिकल के फॉर्म में सेल के बाहर या सेल के अंदर जहाँ पर भी इसकी ज़रूरत है ये सब्सटेंस जो होगा वो ट्रांसपोर्ट होगा।